पिछले क्लास में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बताए थे ना कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में इसमें है ना 4 लॉज है, पर एक एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो कंपटीशन में आता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम एक बार तुम लोग को बता देना चाह रहे हैं सारा लॉ, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को एक और चीज़ बोलते थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। 9th स्टैंडर्ड में तुम लोग ये दोनों लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, थर्ड तुम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल, ये है एनसीईआरटी में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, और लास्ट है गे-लुजैक्स लॉ ऑफ, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है और गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, थोड़ा याद भी होगा कि हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, साइंटिस्ट का नाम तो याद होगा, कौन दिए थे, एंटोनी लैवोजियर। क्या बताए थे कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज total mass of reactants, total mass of reactants is equal to total mass of product, total mass of products। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसकी इक्वल होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स की इक्वल होगा। ठीक है, एक और चीज़ इस डेफिनेशन, एक और था डेफिनेशन क्या, मैटर कैन, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, अब देखो हम लोग दोनों चेंज देखेंगे, एक फिजिकल चेंज देखेंगे और एक केमिकल चेंज देखेंगे। तो इन फिजिकल चेंज, इन फिजिकल चेंज, ठीक है ना। तो फिजिकल चेंज में क्या किए थे, इसको तुम लोग एक बार हम बता दे रहे हैं कि कोनिकल फ्लास्क लिए, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से कॉक्ड कर लिए, कोनिकल फ्लास्क अच्छे तरीके से कॉक्ड कर लिए, इसमें आइस लिए, फिर इसको हीट किए। तो आइस किस में चेंज हो गया, वाटर में। आइस किस में चेंज हो गया, वाटर में। इसको फिर अगेन वेट किए, तो क्या पता चला, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको तुम लोग थोड़ा सा नोट कर लो। तो क्या नोट करेंगे, अ पीस ऑफ आइस इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क, इट इज़ वेल कॉक्ड, ठीक है ना, इट इज़ वेल कॉक्ड, कॉक्ड बोल रहे मतलब अच्छी तरीके से बंद, एंड वेट, हम लोग इसको वेट कर लिए। ठीक,
फिर इसको हीट किए जेंटली, इट इज़ हीटेड जेंटली, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, इट इज़ अगेन वेट, इट इज़ फाउंड दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज था? फिजिकल चेंज था। अब हम लोग देखने जाएंगे केमिकल चेंज में। अब हम लोग इन केमिकल चेंज देखेंगे, इन केमिकल चेंज। ठीक है, रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज है तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, ये लैंडॉल्स ट्यूब है, साइंटिस्ट के नाम से इस टेस्ट ट्यूब का नाम पड़ा। इसको भी वेल कॉक्ड कर लिए, लैंडॉल्स ट्यूब। ठीक, एक में लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एक में लिए NaCl। इसको वेल कॉक्ड किए और वेट कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद है ना, उसको थोड़ा हिलाए, टिल्ट किए, तो यहाँ से इधर सॉल्यूशन पास हुआ तो क्या हो गया? रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या हुआ? AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाएगा? मालूम ही है, Ag के ऊपर क्या प्लस, NO3 माइनस, Na प्लस Cl माइनस। Cl किसके पास जाएगा? Ag के पास, और Na NO3 के पास। तो क्या बन गया? AgCl प्लस NaNO3। ठीक, तो AgCl ही क्या बना? प्रेसिपिटेट। नाउ इट इज़ अगेन वेट, फिर इसको वेट किए तो क्या पता चला? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रूफ हो गया केमिकल चेंज में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल था? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल था। ठीक है, तो ये ए था। बी जरा देखो, एक और एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। HgO, मरकरी का ऑक्साइड लिए, 100 ग्राम ले लिए, इसको मान लो हीट किए, किस में चेंज हुआ? Hg प्लस हाफ O2। ठीक है ना, HgO को हीट करेंगे तो किस में चेंज हो गया? Hg प्लस हाफ O2। तो Hg का मास जो है 92.6 ग्राम और ये निकला 7.4 ग्राम। दोनों ऐड कर लो, 100 ग्राम, इधर भी क्या है? 100 ग्राम। क्या पता चला कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल था? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो, हम NCERT लॉस एंड न्यूमेरिकल्स नहीं कराया है, हम सब लॉस एंड न्यूमेरिकल्स कराएंगे। क्यों? क्योंकि उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब लॉ सबसे ईजी था। इससे न्यूमेरिकल्स बनाना, किसी एक का मास निकालोगे, उसको x मान के निकाल लेना, इक्वल टू का साइन दोगे। क्यों? क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल था? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यहाँ कुछ हम बताना चाहेंगे कि इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया और नाम दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। क्यों? कहीं कहीं कुछ रिएक्शन में देखा गया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट थोड़ा स्लाइटली कम था रिएक्टेंट्स के। कैसे? तो आइंस्टीन इक्वेशन है ना, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है ना, कुछ मास किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया। तो थोड़ा उसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक, तो इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड करके आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक, ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता कंपटीशन में, किसमें ये लॉ फॉलो नहीं होता? न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक, इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक, और भी कुछ रिएक्शन है, पर किसमें मेन? इन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या था? मास ऑफ प्रोडक्ट स्लाइटली लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, क्यों? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। हम लोग जानते हैं क्या? E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ क्या होता है कि मास और एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। मास और एनर्जी क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। तो इस लॉ को थोड़ा सा और ऐसे लिखा गया, तो मास एंड एनर्जी किसका? मास, तो मास एंड एनर्जी। ठीक है ना, जो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है उसी में मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। ठीक, इंटर कन्वर्टिबल, बट
पर मास और एनर्जी तो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया, तो एक बार देख लो, ठीक है। क्या लिखा है, द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इन फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। अब हम लोग इससे क्या बनाने जाएंगे, न्यूमेरिकल्स। चलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग न्यूमेरिकल बनाने जाएंगे। तो जरा एक बार क्वेश्चन को देखना, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है, विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। तो पहले रिएक्शन लिख लो। सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 प्लस NaCl, क्या दे रहा है, AgCl प्लस NaNO3। हम बोले ना कि जिसका मास निकालना है उसको x मान लोगे, इक्वल टू का साइन दे दोगे। AgNO3 का मास निकालना है, x मान लिए। सोडियम क्लोराइड कितना दिया हुआ है, 5.85 ग्राम, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू का साइन दे दोगे। AgCl कितना दिया हुआ है, 14.35 ग्राम प्लस सोडियम नाइट्रेट कितना दिया हुआ है, 8.5 ग्राम। तो यहाँ से तुम लोग क्या करोगे, x निकाल लोगे, ठीक है। तो जो x निकालोगे आ जाएगा 17.0 ग्राम। क्लियर है, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन तुम लोग जो है अपने से फिर इसको बनाना, ठीक है ना, और फिर उसके बाद देख लेना कि क्या हुआ। 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू इथानोइक एसिड, द रेसिड्यू इज फाउंड टू बी 18.0 ग्राम, व्हाट मास ऑफ CO2 रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक में ना, CH3COH। जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो मालूम है क्या निकलता है, CO2। क्या रिलीज होता है, CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो देखो CH3CO माइनस, O के ऊपर माइनस चार्ज है, Na के ऊपर प्लस है, तो Na किसके पास जाना चाहेगा, O के पास। तो देखो CH3COO Na हो गया, प्लस यहाँ पे H था, यहाँ भी H है और CO2 को निकलना है, एक ऑक्सीजन इसमें रह गया, तो प्लस क्या हो जाएगा H2O, अब प्लस क्या हो गया CO2। अब देखो इथानोइक एसिड का मास दिया हुआ है, इथानोइक एसिड का कितना दिया हुआ है, 15.0 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास जरा देखो कितना है, 6.3 ग्राम, है ना। तो यहाँ फिर वही करेंगे, प्लस का साइन लगा दो, इक्वल टू रेसिड्यू, मतलब ये दोनों, ठीक है। क्यों, क्योंकि CO2 का मास बोल रहा था, इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो रेसिड्यू का कितना दिया हुआ है, 18.0 ग्राम प्लस x, तो यहाँ से x निकालना है। जरा देख लो रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग जो x निकालेंगे, x तुम्हारा आ जाएगा 3.3 ग्राम, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 3.3 ग्राम हो गया। ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्लियर है। तो चलो सेकेंड में आ जाओ। सेकेंड में क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था J.L. प्राउस्ट। क्या बता के गए थे, जरा समझ लेते। अ केमिकल कंपाउंड इज always found to be made up of same elements
same elements combine together in say fixed proportion, same fixed proportion by mass। ठीक है, ये स्टेटमेंट था। तो ध्यान से देखना क्या बताए थे, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। कहने का मतलब कि H2O कहीं का भी हो, H2O रिवर का, लेक का, कहीं का भी हो, रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। एलिमेंट भी क्या हो गया, सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ ना, और रेशियो क्या हो जाएगा 1:8। ठीक है, और एक अलग एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखो कंबशन रिएक्शन C+O2 क्या दिया, CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को तुम लोग डिकम्पोज करते हो तो क्या बनता है, CO + CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर HCl पास कर देते हो तो क्या बनता है, CaCl2 + H2O + CO2। ठीक है, बैलेंस करना होगा तो 2 आगे लगा दो, हो गया। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, जब भी बाइकार्बोनेट हीट होता है तो कार्बोनेट देता है। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो मिलता है हमको Na2CO3 + H2O + CO2। सब अलग अलग रिएक्शन है, सब में CO2 रिलीज हो रहा है, पर एलिमेंट्स क्या है, सेम है, एक कार्बन और ऑक्सीजन, और रेशियो क्या है, फिक्स्ड है। कैसे जरा देखो तो, CO2 कार्बन का मास कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया तो कितना हो गया 32, तो 12:32। काट दो इसको, सिंपल रेशियो, तो क्या हो जाएगा 3:8 बाई मास। ठीक है, तो क्लियर है, क्या बताए, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है ना, कंबाइन टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, पर ये लॉ है ना किसी किसी केस में फेल हो गया। एनसीईआरटी इस लॉ का बताया नहीं, कहाँ फेल किया, थोड़ा सा हम इसको बताएंगे, लिमिटेशन इस लॉ का। लॉ क्लियर ना, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, अब जरा थोड़ा इसका लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन में आ जाओ। फर्स्ट, this law is not applicable if an element exists in, ठीक है, आइसोटोप्स किसको बोलते हैं मालूम है ना, ठीक है, एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स which may be involved in formation of compound। आइसोटोप्स होता है क्या, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। ठीक, तो देखो कार्बन का आइसोटोप्स कार्बन 12 में भी है और 14 में भी है, तो अगर 12 वाला कंबाइन हुआ होगा तो 12:32 हुआ होगा, 14 वाला कंबाइन होगा तो क्या होगा 14:32। तो जो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है तो उसमें तो रेशियो सेम नहीं होगा। तो ये क्या बताया, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स विच मे बी इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब सेकेंड आओ। सेकेंड जो है लिमिटेशन, उसमें तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ठीक है ना, तो देखो द एलिमेंट्स may combine in same ratio but compound formed may be different, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज़रा फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लेना, द एलिमेंट्स में कंबाइन इन सेम रेशियो बट द कंपाउंड फॉर्म्ड मे बी डिफरेंट। ज़रा देखो कि कैसे हो गया,
ये C2H5OH है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल। और ये ईथर हुआ CH3OCH3, ये ईथर हुआ, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ देखो 2 है, एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 2 कार्बन हो गया तो मेरा क्या हो गया 24। हाइड्रोजन 5 और एक 1, हाइड्रोजन का मास 1 तो 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 हो गया। इसमें देखो जरा 2 कार्बन 12 × 2 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16 हो गया ना। देखो एलिमेंट सेम, रेशियो भी क्या सेम, पर कंपाउंड क्या हो गया डिफरेंट। ये बोले एलिमेंट सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा, तो कंपाउंड भी क्या रहेगा सेम रहेगा, पर यहाँ तो रेशियो सेम, ठीक है ना, एलिमेंट्स भी सेम, पर कंपाउंड क्या हो गया डिफरेंट। तो ये क्या है 24:6:16, ठीक है ना। अगर इसको सिंपल रेशियो में भी काटना चाहो तो क्या हो जाएगा 12:3:8 हो जाएगा। तो क्लियर है ना, ये फिर से एक बार देख लो, ठीक है। इसको अगर सिंपल रेशियो में काट दोगे तो लिख भी सकते 12:3:8 बाई मास। क्लियर ना, ये लॉ किस में फेल हो गया, आइसोटोप्स के केस में, और इसमें तो पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ठीक। अब इससे हम लोग क्या बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बनाने से लॉ और भी क्लियर होता है, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। चलो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से ये 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हम समझाएंगे, सेकंड क्वेश्चन तुम लोग है ना खुद पॉज करके इसको बनाना, ठीक है ना। लॉ से हम 2 न्यूमेरिकल इसलिए करा रहे हैं कि एक बता दे रहे, दूसरा खुद अपने से करना। देखो इस लॉ से न्यूमेरिकल बनाना आसान है, एक या मतलब 2 या 3 एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, ठीक है। उसमें हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो परसेंटेज तो तुम लोग निकालना जानते हो ना। जैसे देखो CO2 में अगर कार्बन का परसेंटेज निकालना होगा तो कार्बन के मास को ऊपर बाई क्या करोगे, टोटल मास इंटू क्या करोगे 100 करोगे। सपोज ये 40% आया तो 100 माइनस कर दोगे 40, तो क्या हो जाएगा 60% किसका निकल जाएगा, ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट रहेगा, ठीक है ना, या 3 एक्सपेरिमेंट रहा, सब में परसेंटेज निकालना। अगर आंसर सेम रहेगा तो इस लॉ को फॉलो करेगा, आंसर अलग आएगा दोनों एक्सपेरिमेंट का तो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा सा देखो, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है ना, when treated with nitric acid followed by ignition of nitrate gives इतना ऑक्साइड 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का परसेंटेज निकालना पहला एक्सपेरिमेंट में। तो कॉपर का मास कितना दिया हुआ है 2.16 डिवाइडेड बाई कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है 2.70 इंटू क्या करोगे 100, डिवाइड कर दो सीधे, डेसिमल हटा दो और सीधे इसको डिवाइड करना, कुछ काटने उठने का ज़रूरत नहीं है, सीधे तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 80%। क्या आ जाएगा 80%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 80 कितना हो गया 20% हो गया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऐसे लिखना, सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखो इन अनदर एक्सपेरिमेंट कितना है कॉपर ऑक्साइड 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गेव्स 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है ना। तो कॉपर का मास परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना है 0.92, कॉपर ऑक्साइड 1.15 इंटू क्या हो गया 100, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 80%। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 20%। दोनों में सेम आया, दोनों में सेम आया, तो ये लॉ को फॉलो कर रहा है। एकदम क्लियर ना न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले जिस एलिमेंट का निकालना है उसके मास को क्या करोगे ऊपर परसेंटेज जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल मास, कंपाउंड का मास इंटू क्या करोगे 100। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन ये खुद तुम लोग करो, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे तुम लोग क्या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें किसका परसेंटेज निकालना है, आयरन है ना और ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो आयरन का परसेंटेज कितना ग्राम आयरन दिया हुआ है 1.68 ग्राम है, और आयरन ऑक्साइड कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू क्या करोगे 100 कर लेना, आ जाएगा 70%। कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। क्लियर है। और इसी में परसेंटेज ऑफ क्या निकालोगे ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। क्लियर है।
ठीक है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट कर लेना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में फिर परसेंटेज ऑफ आयरन, आयरन कितना दिया हुआ है 2.03, तो 2.03 को ऊपर, और आयरन ऑक्साइड 2.9, 2.9 इंटू क्या है 100, कितना आ जाएगा ये 70%, और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 100 माइनस 70, 30%। ठीक है, इसका मतलब दोनों में सेम है, तो ये लॉ को फॉलो कर रहा है। तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मेरा होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, एक बार देख लो क्वेश्चन। ठीक है।